वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की दिवाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही होगी। आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है, तो भाई दिवाली के क्रेज से बाहर आओ। एग्ज़ाम आने वाला है ना, 1 महीने में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिन दिवाली नहीं मनाएंगे। तो 2 दिन का ऑफ था अपने लोगों का, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी उसमें एंजॉय किया होगा जैसे हमने भी किया। दिवाली एक अच्छा त्यौहार है, मतलब मनाना तो भाई चाहिए। लेकिन दिल्ली में थोड़े हालात ख़राब हो जाते हैं, पॉल्यूशन वगैरह थोड़ा-सा बढ़ जाता है। बट एट लास्ट भाई हमारा त्योहार है, तो सेलिब्रेट तो करेंगे ही लोग। तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर हमें डाउट है किसमें? हमें डाउट है अपने इसमें बीआरएस में, और बीआरएस समझ में नहीं आया। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा वो देने वाला हूँ सूत्र, जिसको बोलते हैं मतलब कि ये रामबाण। हाँ, कि मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 10 एंट्रीज याद करनी है, और आपको सारा का सारा बीआरएस समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी और याद भी नहीं करना, क्या मतलब समझना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप सारा का सारा बीआरएस करोगे। ठीक है। हाँ, तो अगर आज ही भी क्लास में समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बता देना, फिर कुछ और ट्राई करूंगा, है ना, समझाने के लिए आप लोगों को। तो जो बच्चे भी आज हमारी क्लास में नए हैं और पहली बार ही जुड़े हुए हैं इस वाली क्लास में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने कॉमर्स एक्सिस में आप लोगों के लिए यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाते हैं, अकाउंट्स पढ़ाते हैं, एंड हम आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी लाइव क्लासेस में टेस्ट लेते हैं, एंड देन यहाँ पे आके पढ़ाते हैं इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, बस हमारे चैनल को कॉमर्स एक्सेस को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ में जुड़े रहना है इसी तरीके से। ठीक है, और हम लोग आपको अच्छी अच्छी क्लासेस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था कि कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। ये हमने कल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया था, प्रीवियस वाली क्लास में, और सॉरी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिया था। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर द एग्जांपल्स ऑफ विच एसेट्स। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि भाई कॉपीराइट्स जो होते हैं, पेटेंट्स जो होते हैं और ट्रेडमार्क्स जो होते हैं, ये किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं, मतलब किस टाइप के एसेट्स हैं। ठीक है, तो करंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट्स में नहीं आते। अगर हम इनको ब्रॉड वे में देखें तो ये हमारे इंटेंजिबल एसेट की हेडिंग में आते हैं। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट्स हमारे वाले एसेट होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन उनकी कुछ अपनी एक वैल्यू होती है। तो पेटेंट्स, ट्रेडमार्क से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होते, तो इस तरीके से इसको काट सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द ग्रॉस प्रॉफिट। देखो, प्रीवियस जो ईयर में जो पेपर हुआ था उसमें आपको कॉक्स का फॉर्मूला पूछा हुआ था, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। तो मैंने एक कदम आगे बढ़ के भी आपसे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछ लिया। फॉर्मूला ही तो पूछा है ना, इजी सा तो होता है। क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। कई बार यहाँ पे सेल्स की जगह पे रेवेन्यू लिखा हुआ आता है। ठीक है, रेवेन्यू माइनस COGS, सॉरी एक मिनट। ठीक, तो यहाँ पे सेल्स की जगह पे कभी कभार क्या लिखा हुआ आता है, हमारा रेवेन्यू लिखा हुआ आता है। ठीक है, अगर रेवेन्यू आ जाए, सेल्स आ जाए, आपको घबराना नहीं है। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि रेवेन्यू और सेल्स क्या होगा, इस वाले केस में हमारा इक्वल होता है, और हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस उसमें कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो ऐसे स्लैश लगा के लिख लेना कि जी ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉक्स, और स्लैश रेवेन्यू माइनस कॉक्स। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आ जाए आप लोग इसको सही कर दोगे। बच्चों ने सही किया है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑल्सो नोन एज। हमने क्या किया, डिस्काउंट को रिसीव किया है। ठीक है, दो तरीके के होते हैं ना, एक क्या होता है हमारा डिस्काउंट अलाउड होता है, और एक क्या होता है डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ठीक है, तो ये हमसे डिस्काउंट रिसीव्ड पूछा हुआ था। तो देखो, डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या हुआ कि आपको मतलब किसी ने आपको डिस्काउंट दिया है ना, तो आपको दिया है, आपके लिए क्या है वो चीज, फायदा है ना, फायदा है। तो यही चीज कहता है, आपको जब कोई देगा तो आपको कौन देगा, ये सेलरी दे तो देगा, है ना, कि बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड बाय ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, इसका आंसर ए होना था। और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव में दोनों चीज़ों में फ़र्क पता करना सीख लो भाई। मैंने आपको जनरल एंट्री में पढ़ाया था ये चीज़। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सी दिया, ठीक है बेटा, सी बिल्कुल सही आंसर था इसका। फिर बी, फिर ए, CBA ठीक है, CBA ठीक है। स्वाति, सोनाली बेटा CBA बिल्कुल सही बात बेटा। डायनामो बहुत सही। विनय कुमार बेटा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा आंसर देते हो आप, और हर बार ही देते हो। ठीक है, जैसे अपनी लाइव क्लासेस होती है उसमें भी आप कनेक्ट होकर बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर देते हो, वेरी गुड। ठीक है, स्वाति बेटा बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर दिया है, CBA। और सोनाली बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस बार मेरे को लगा कि मैं तो सारे के सारे बच्चों ने आसान आंसर दिए, इजी क्वेश्चन थे। बट इस बार मैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देने वाला हूँ, बोले तो न्यूमेरिकल देने वाला हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल की तैयारी तो करनी है भाई। हाँ, और लाइव क्लास का देखो टाइम क्या होता है हमारे लाइव क्लास का, हमारे क्लासेस का भी दिवाली की वजह से थोड़ा बिगड़ गया। वरना हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे, है ना, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे बोले तो मंडे, ठीक है, ट्यूसडे को छोड़ दो,
फिर वेनसडे, थर्सडे नहीं, फिर फ्राइडे और फिर संडे को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे और संडे को @7 PM। ठीक है, कब? शाम को 7 बजे अपने लोग लाइव क्लास लेते हैं, तो लाइव क्लास में आने के लिए शाम को 7 बजे, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, संडे। आज क्या है, आज नहीं होगी क्योंकि कल दिवाली थी यार, थोड़ा हमें भी तो रेस्ट चाहिए भाई, है ना, तो संडे को लेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा BRS था। ठीक है, BRS था कि BRS में सच समझ में नहीं आता कि किसको कहाँ पे रखना है, किसको कहाँ पे करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आज करेंगे क्लियर कि किसको कहाँ पे करना है और याद कैसे रहेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने एंट्रीज लिखी हुई हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने एंट्रीज लिखी हुई, देखो एक है हमारी एज पर द कैश बुक और एक देखिए हमको एज पर द पासबुक। ठीक है, तो जहाँ पे मैंने कैश बुक लिखा हुआ है ये एज पर द कैश बुक है, और जहाँ पे मैंने पासबुक लिखा हुआ है ये हमारी क्या है, एज पर द पासबुक है। ठीक है, डेबिट का मतलब क्या होता है कैश बुक में, कि जब हमारा नॉर्मल बैलेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डेबिट का मतलब होता है कैश बुक में जब नॉर्मल होता है, जबकि पासबुक में क्रेडिट कब होता है, जब नॉर्मल होता है। ठीक है, कैश बुक में क्रेडिट कब होता है, जब ओवरड्राफ्ट होता है, और डेबिट पासबुक में कब होता है, जब ओवरड्राफ्ट होता है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस भी होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो देखो जो कैश बुक होगा ना वो पासबुक हो जाएगा, जो पासबुक होगा वो कैश बुक हो जाएगा। इससे समझ में नहीं आया, मतलब एक चीज़ को ध्यान रखो, डेबिट डेबिट एक तरफ, क्रेडिट क्रेडिट एक तरफ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब हम कैश बुक से लेने स्टार्ट करें, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी एंट्री याद रखनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसकी एंट्री याद रखनी है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। बाकी आप इसको देख के अलग एंट्रीज अपनी लगा लेना। सबसे पहले देखो क्या था हमारे, चेक इशू। समझना कि हम लोग इसको प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये समझने वाली चीज है, इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाली या फिर वैसे चीज कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हमसे क्या कहता है, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने क्या किया, अपने चेक्स को तो इशू कर दिया, बट अभी तक क्या हुआ, हमारे जो पेमेंट के लिए उसको प्रेजेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो जब प्रेजेंट नहीं किया गया, देखो एक बात मेरी सुनो, जब आप कैश बुक अपनी मेंटेन कर रहे हो, कैश बुक को मेंटेन कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमारी जो हमने जब अपने चेक को इशू किया होगा तो हमने उसमें से माइनस कर दिया होगा। ठीक है, तो जब हम पासबुक की तरफ जाएंगे तो हमारा बैलेंस तो पासबुक में तो बढ़ा हुआ होगा, लेकिन बस हमारी कैश बुक में कम हो गया होगा, है ना। तो इसको इस तरीके से समझो कुछ, इन सब चीज़ों को भी नहीं देखना। ठीक है, इन तीनों को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक को देखना है। यहाँ पे एक होता है हमारा कैश, यहाँ पे होती है हमारी पासबुक। हम लोग जब अपनी कैश बुक में चेंजेस करेंगे तो पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना कि पासबुक को चेंजेस नहीं कर सकते, पासबुक एज इट इज रहेगी। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने कैश बुक में घटाएंगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इतने बात आती है समझ में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब चेक इशू किया तो हमने अपने कैश बुक में से उसको माइनस कर दिया, हाँ भाई हमारा इतने से जो था वो बैंक बैलेंस कम हो गया होगा कैश बुक में से। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं जिस टाइम पे हम लोग क्या बना रहे थे, अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहे थे, या फिर BRS जिस टाइम पे अपने लोग क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे प्रेजेंट हुआ ही नहीं, मतलब उसकी पेमेंट एक्चुअली में पासबुक से कम हुई नहीं। पासबुक में दो चीज़ प्लस में शो कर रही होगी, मतलब पासबुक में उतना बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, तो क्यों ना हम कैश बुक में भी उतना बैलेंस बढ़ा दें, तभी तो इसके बराबर पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको प्लस कर दिया। ठीक है, इतनी बात आती है समझ में, हाँ, कि हमने उसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो जो चीज़ हमने यहाँ पे अपने प्लस की है कैश में डेबिट में, ठीक है चलो वो चीज़ आगे बताता हूँ। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक क्या किया हमने, अपने डिपॉजिट तो कर दिया, है ना, ये ठीक इसका ऊपर वाले का उल्टा केस है। ठीक, ऊपर वाले का उल्टा केस है कि हमने अपने चेक से बैलेंस को बढ़ा दिया था बट घटा दिया था, बट इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, अपने बैलेंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, जो चेक को डिपॉजिट किया था हमने कहा इतना हमारे पास में पैसा आ गया, बट पासबुक में जब क्लियर नहीं हुआ, मतलब कलेक्ट नहीं किया पासबुक में, तो ये बैलेंस तो कम हुआ होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, नीचे लेके आएंगे बैलेंस को। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब देखो ये ऊपर वाली चीज होगी कि हमारे को बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट को दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पासबुक जो है वो बड़ी हुई है ना। पासबुक जब बड़ी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कैश बुक अपनी लेके जाएंगे, तो कैश बुक को लेके जाने के लिए उसमें हम प्लस नहीं कर देंगे, तो हाँ, तो प्लस कर देंगे ना, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अलाउड है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट चार्ज होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, उसको माइनस कर देते, बट इस वाले केस में क्या है, इंटरेस्ट अलाउड है, तो इंटरेस्ट अलाउड में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पासबुक के उसका बैलेंस क्या होगा, बराबर आ जाएगा। फिर हमारा क्या आता है, देखो यहाँ पे ऐड कर रखा है, समझ में आ रही है ना एंट्री सब।
ठीक है। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अभी ठीक इसका उल्टा केस है ऊपर वाले का, कि हमने क्या किया था, हमको इंटरेस्ट मिला था तो हमारी इनकम बढ़ गई थी, बट जब बैंक ने चार्ज कलेक्ट कर लिया तो हमारी पासबुक में इसका बैलेंस क्या होगा, कम हुआ होगा, मतलब माइनस कर दिया होगा। बट हमने अपनी कैश बुक में उसको माइनस नहीं किया, तो अब कैश बुक में माइनस करके उसको कम कर देंगे। ठीक है। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन बैंक। अब देखो इस वाले केस में क्या होता है, पासबुक और कैश बुक। इस वाले केस में जो हमारे कस्टमर ने हमको बताया नहीं कि मैं तुम्हारे बैंक में पैसे डाल रहा हूँ, और उसने डाल दिया, बट ऐसा होता नहीं है भाई। कोई बिना बताए कभी पैसे डालता नहीं है। ठीक है, पैसे ले भले ही ले बिना बताए, पर देगा नहीं आपको। हाँ तो इसमें क्या, जैसे इसने प्लस हो गया होगा क्योंकि हमारे इसमें पासबुक में उसने डिपॉजिट किया होगा, तो हमारी कैश बुक इतनी की इतनी रह गई होगी। तो जब हम कैश बुक को इसके बराबर लेके आएंगे, मतलब ऊपर बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बैंक। ठीक है। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक और डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम द बैंक, ठीक इसका उल्टा केस होता है। कि हमने क्या किया, अपना कैश बुक और पासबुक है, ठीक है, इसने क्या किया, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। जैसे कि आजकल ऑनलाइन बैंकिंग में भी होता है कि आपको डायरेक्ट पेमेंट करनी है, किससे, अपने बिल से। ठीक है, फिर आपको मैसेज भेजता है कि आपकी पेमेंट कर दी गई है। तो ये पुराने जमाने की बात होगी कि उस टाइम पे पेमेंट ऐसे रह जाती थी। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे तो पेमेंट कर दी जाती है, तो पता लग जाता है। तो इसके लिए क्या है कि जब हमारा पासबुक तो उतने से कम हो गया होगा, है ना, पासबुक तो उतने से कम हो गई होगी ना जितने से उसने पेमेंट कर दिया होगा, बट हमारी कैश बुक उतने से बड़ी हुई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक को भी माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है प्लस माइनस क्यों करना है। डायरेक्ट कलेक्शंस मेड बाय द बैंक। अब ये भी इसी का ठीक उल्टा केस है कि हमने क्या किया, अपने पासबुक में बैलेंस को बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब बैंक ने जैसे डिविडेंड वगैरह डायरेक्टली रिसीव कर लिया, बट हमने क्या किया था, अपनी बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, अपने प्लस कर देंगे और उसको भी बढ़ा देंगे। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने क्या किया, चेक को तो इशू कर दिया, ठीक है, और वो क्लियर भी हो गया, किससे, हमारी पासबुक से। ये कैश बुक है, तो हमारी जब पासबुक से क्लियर हुआ तो क्या होगा, माइनस हुआ होगा, है ना, बैलेंस कम हुआ होगा। तो जब हमने देखा कि भैया हमने चेक तो इशू कर दिया था बट हम उसको लिखना भूल गए थे, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, उस वाले केस में हम लोग उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि उतने से तो बैलेंस उसका कम करना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग उसके बराबर पहुंचेंगे। समझ रहे हो ना बेटा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। फिर अब हमारा क्या आता है, डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब ये हो गया कि ये सेम टू सेम कुछ इस तरीके का ही केस है कि मतलब हमने अपने कैश बुक में बैलेंस को बढ़ा दिया था बट पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा डिसऑनर की वजह से, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर हमारा क्या आता है, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट सेंड टू बैंक। हमने क्या किया, अपने चेक को तो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, और फिर हम आलसी बन गए। आलसी वाला एक केस बताया था आपको कि हम सो गए, हमने भैया नींद ले ली और हम उसको मतलब बैंक में डिपॉजिट करने ही भूल गए, तो हमने अपने बैलेंस को उतने से बढ़ा दिया होगा, है ना, कैश बुक में जो रिकॉर्ड किया तो ऐड कर दिया होगा ना कि इतना पैसा हमारे पास में आ गया। बट लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, पासबुक में से माइनस कर देंगे, पासबुक में से लेकिन पासबुक में तो उसका बैलेंस बढ़ा नहीं होगा, घटा हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस करेंगे सो दैट कि हम पासबुक के बराबर कम बैलेंस करके पहुंच जाए। फिर लास्ट वाला केस आता है, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट ओमिटेड टू राइट इन बुक। ठीक है, बट ओमिटेड, हाँ, बट ओमिटेड टू राइट इन बुक। हमने क्या किया, चेक को डिपॉजिट तो कर दिया अपने बुक उसमें पास में, ठीक है, हमने क्या किया भाई, चेक ले जाओ आप, और आपने क्या किया, बैंक में आपका वो क्लियर भी हो गया चेक और आपके बैंक में पैसे भी आ गए। लेकिन आपने क्या किया, आपने गलती से उसको अपनी कैश बुक में ही लिखना भूल गए। ठीक है, तो कैश बुक में ही लिखना भूल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। इतनी चीज आई समझ में कि कब प्लस कर रहे हैं, कब माइनस कर रहे हैं बेटा, ये चीज आती समझ में। अब देखो अब क्या करना है, अगर आपको कैश बुक की एंट्री समझ में आ गई, तो देखो पासबुक का जब हमारा डेबिट का बैलेंस होगा, ठीक है, पासबुक का डेबिट का बैलेंस कब होता है, जब कैश बुक का हमारा नॉर्मल बैलेंस होता है, पासबुक का जब ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो इन दोनों की एंट्री हमेशा सेम होंगी। तो कैश बुक का आपका डेबिट का जो बैलेंस होगा उसकी उल्टी एंट्री क्या होगी, कैश बुक का क्रेडिट का बैलेंस। ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट के बैलेंस की हमारी जो उल्टी एंट्रीज होंगी वो होंगी हमारी कैश बुक का डेबिट का। अगर आपको ये सारी एंट्री समझ में आ गई, ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऐसा सोचो, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसा कैश में जब डेबिट होता है तो उस टाइम पे हम लोग इसको प्लस करते हैं। लेकिन अगर कहीं ओवरड्राफ्ट हो तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और पासबुक का अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो वो कैश बुक का उल्टा हो जाएगा, वो कैश बुक का डेबिट का बैलेंस और पासबुक का डेबिट का बैलेंस एक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोचेंगे कि हम लोग पासबुक के डेबिट के बैलेंस में इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, आपको सिर्फ इसकी एंट्रीज याद करनी है, बाकी इसकी आप अपने आप कर दोगे। ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे हैं और बाकी के ये दोनों एक जैसे हैं। बस इतना सा तो बात है यार। अब आप देखो मुझे, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हाँ, इसमें कुछ भी तो नहीं है।
अब देखो ये चीज आपको इतनी ज्यादा आसान तरीके से मैं समझा दी, ये 11 पॉइंट्स आपको याद करना है। अगर 11 भी इसमें नहीं याद करने, सुनो मेरी बात, 11 भी याद नहीं करने तो इसमें क्या चीजें याद करनी है मेन आपको, मतलब याद तो आपको सब कुछ ही होना चाहिए ना, पेपर में जा रहे हो तो भाई सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो सिलेक्शन पाओगे। तो मेन जो चीज आपको इसमें क्या पता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका पता है, ये इसका उल्टा हो गया है ना, तो माइनस हो गया। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, ठीक है, तो ये प्लस हो रहा है, तो बैंक चार्जेस माइनस हो गया, ठीक है। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, और ये देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक एंट्री को याद करो और उसके हिसाब से सोचो कि भाई ये उसकी उल्टी एंट्री होगी तो इसके हिसाब से ये होगा। और उसके बाद में भी देखो अकाउंट्स, अकाउंट्स में सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि रिवीजन करो। हाँ, रिवीजन का मतलब है कि प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। बीआरएस अगर कमज़ोर है तो बीआरएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करोगे तब ही क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि अभी आप यार टेबल को समझो, ठीक है, 2 बार देखो इसको, 3 बार देखो, कोई बात, ठीक है। जितनी बार समझ में नहीं आता उतनी बार देखो, नीचे कमेंट कर दो कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया एक्चुअली में, तो ये वाला पॉइंट मैं समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बट करना आपको इसी तरीके से पूरा का पूरा, डेबिट क्रेडिट एक तरीके से इस चीज़ को याद कर लो। हो सके तो पेपर में अपने चार्ट बना लेना, जैसे पहले जब टाइम मिल जाता है उसमें जाके, तो अगर मतलब अगर लास्ट तक याद नहीं रहता तो ये बता रहा हूँ, बाकी आपको मतलब इस तरीके से याद करनी है भाई। चलो तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब ये होता है हमारा कि कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि किसके लिए किए गए, लॉन्ग टर्म के लिए किए गए हैं, ठीक है। कोई भी मतलब ये शॉर्ट में है, कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। शॉर्ट क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका हमको विद इन अ ईयर या फिर शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट मिल जाए, या फिर उसका हमको फायदा किसी भी तरीके का हो जाए, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड वेदर द परचेसेस विल बी यूज्ड ओवर द लॉन्ग टर्म और द शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो एक ही तरीका है इसका पता लगाने का कि या तो लॉन्ग टर्म पे उसका यूज होगा या फिर उसका यूज कैसे होगा, शॉर्ट टर्म पे होगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग कैपेक्स भी कहते हैं, आर फंड्स यूज्ड बाय कंपनी टू एक्वायर, अपग्रेड एंड मेंटेन फिजिकल एसेट्स, ठीक है, सच एज प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट्स। हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, वो हमारे जनरली किस लिए होते हैं, जो कंपनी के जो एसेट्स जो हैं, हाँ, कंपनी के जो एसेट्स जो हैं उनको एक्वायर करने के लिए। और एसेट्स कौन से वाले, लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिनका हमको फॉर द मतलब कि आने वाली फ्यूचर तक, पीढ़ियों तक उसका फायदा मिलने वाला है। आपने एक जगह पे कहीं फैक्ट्री लगाई, जैसे मानो कि अभी ओला ने ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक फैक्ट्री लगाई, कितने की, 700 करोड़ रुपीज का उन्होंने प्लांट लगाया। कहाँ पे लगाया, चेन्नई में शायद लगाया, ठीक है। अब इन्होंने 700 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया यार। अब ये मुझे आप बात बताओ, ये क्या 1 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5, यार ये तो आने वाले 50-100 सालों के लिए है, 100 ईयर्स के लिए ये है ना। तो ये क्या है हमारा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के बीच में अंतर में शामिल है क्या, खरीद लंबी अवधि या अल्पावधि में उपयोग की जाएगी, ठीक है। पूंजीगत व्यय एक कंपनी द्वारा संपत्ति, भवन या उपकरण जैसी भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण, उन्नयन, रखरखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले धन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आप मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो हो गया आपका, अब मैं आपसे पूछता हूँ यूपीपीसीएल का एक क्वेश्चन। यूपीपीसीएल ने अपने टावर्स लगाए, ठीक है, आपने देखे होंगे ऐसे बिजली के टावर्स खड़े रहते हैं, ठीक है, मेरे ड्राइंग मत देखो। बिजली के जो टावर हैं, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे बच्चे, ठीक है, कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो टावर्स जो होते हैं ना बिजली के वाले, ठीक है। आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर टिपिकली वन टाइम लार्ज परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दैट विल बी यूज्ड दैट विल बी यूज्ड फॉर अ रेवेन्यू जनरेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है। कैसे उनका रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज होता है, किसके लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर टिपिकली रेफर टू एज ऑनगोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व्हिच आर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस दैट आर यूज्ड इन रनिंग द डेली बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे कौन से वाले होते हैं, जो डेली के डेली बिजनेस, जैसे कि माल खरीद लिया, ठीक है, माल को बेच दिया, फिर से माल खरीद लिया, फिर से माल को बेच दिया, इस तरीके की। या फिर आपने रेंट पे कर दिया अपने किसका, वेयर हाउस का, है ना। तो ये हमारे किस में आते हैं, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में ये सारी चीजें नहीं आती। पूंजीगत व्यय आमतौर पर अचल संपत्तियों की एक मुश्त बड़ी खरीद होती है, ठीक है। अचल संपत्तियां मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स की।
हाँ, जिसका उपयोग लंबी अवधि में राजस्व सृजन के लिए किया जाएगा। राजस्व व्यय को आमतौर पर चल रहे परिचालन व्यय के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अल्पकालिक खर्च होते हैं और जिनका उपयोग दैनिक व्यवसाय संचालन चलाने में किया जाता है। और राजस्व व्यय हमारे कौन से होते हैं, वो भी नीचे भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जिनको मतलब डे टू डे, जिनका दैनिक उसमें व्यवसाय में संचालन के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, वो हमारे राजस्व व्यय कहलाते हैं। अब क्या आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन अदर हैंड, ठीक है, जैसे एक तरफ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो दूसरी तरफ हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या कहता है, इज एन एक्सपेंडिचर incurred in the course of normal businesses transactions of a concern and its benefits are availed of during the same accounting year, ठीक है, such as salaries, cart carriage etc are examples of revenue expenditure। ठीक है, जहाँ पे एक तरफ हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो कि किसके लिए होता है, हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारी कौन सी चीज आती है भैया, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसका यूज कितने दिन में होता है, जिसका जो यूसेज होता है वो होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए। ठीक है, मतलब 1 साल का मतलब है कि विद इन 1 ईयर इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हिंदी में अगर हम बात करें तो राजस्व व्यय एक चिंता के सामान्य व्यापार लेन देन के दौरान किया गया व्यय है और उसी लेखा वर्ष के दौरान इसके लाभों का लाभ उठाया जाता है। वेतन, गाड़ी आदि राजस्व व्यय के उदाहरण है। ठीक है, गाड़ी का मतलब यहाँ पे कैरेज इनवर्स और कैरेज आउटवर्ड्स हो सकता है। ठीक है, ये बाकी गाड़ी नहीं है इसका। अब देखो कैपिटल, ये चीज याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर टिपिकली वन टाइम लार्ज परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दैट विल बी यूज्ड फॉर रेवेन्यू जनरेशन ओवर अ पीरियड ओवर ऑफ अ टाइम। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होती है एक टाइम की पेमेंट होती है, और कैसे फिक्स्ड एसेट्स के लिए वन टाइम लार्ज परचेजेस होता है। ठीक है, ये पूंजीगत व्यय आमतौर पर अचल संपत्तियों की एक मुश्त बड़ी खरीद होती है, जिसका उपयोग लंबी अवधि में राजस्व सृजन के लिए किया जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ऑनगोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस यूज्ड टू रन द डेली बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, राजस्व व्यय चल रहे परिचालन व्यय है, जो दैनिक व्यवसाय संचालन चलाने के लिए उपयोग में किए जाने अल्पकालिक खर्च है। अब देखो, अब मैंने इसमें एग्जांपल्स डाले हुए हैं, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी तकलीफ आ जाए, ठीक है, तो इसको याद कर लेना बेटा, इसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना बता रहा हूँ आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल्स हैं। कभी भी कंफ्यूजन होती है ना कि इसका एग्जांपल क्या होगा, उसका एग्जांपल क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि आपको दे दिया टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो उस वाले केस में आपको याद रहेगा कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इनमें से कौन कौन से। तो जैसे क्या किया देखो, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, वेजेस, कैरेज, सैलरीज, पोस्टेज, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एटीसी, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर रनिंग बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का यहाँ पे मतलब ये है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स ब्रॉट फॉर रीसेल। ठीक है, आपने कोई भी कॉस्ट होगी हमारी जो कि आपने किसके लिए, रीसेल के लिए खरीदी है, मतलब कि आपका कच्चा माल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कॉस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस। ये है इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपने क्या किया, आपने एक्सपेंडिचर कर दिया किसके ऊपर, अपनी बिल्डिंग के उसका मतलब कंस्ट्रक्शन के ऊपर या फिर उसको रिन्यू करवाने के लिए। तो क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर खर्चा होता है, तो हम लोग सोचते हैं कैपिटल है। नहीं बेटा, इस चीज को याद रखना कि ये हमेशा हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंसिस इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ वेरियस एसेट्स बाय वे ऑफ रिपेयर्स, रिन्यूएबल्स, रिप्लेसमेंट ऑन बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टूल्स, फिक्चर्स, वैन, कार ईटीसी टू कीप देम इन गुड कंडीशन। ठीक है, अगर हम किसी भी अपने फिक्स्ड एसेट के ऊपर या फिर लॉन्ग टर्म एसेट के ऊपर खर्चा करते हैं ताकि उनको हम लोग अच्छी कंडीशन में रख सकें, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस, लॉस अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इस चीज को याद रखना। मेंटेनेंस ऑफ लाइट्स एंड फैंस हो गया। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्ट्स हैंडल्ड। ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस में खर्च हुआ है। वेजेस पेड फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और अदर रीजंस। ठीक है, आपका किसी भी तरीके से लॉस हो गया, मतलब टूट फूट हो गई, कुछ भी ऐसा रीजन हो गया, तो ये सारा का सारा हमारा किस में जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एग्जाम से पहले ही बस को देख के जाना कि क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस के होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना इसका। वैसे मेरा तो मानना है कि नोट डाउन कर लो, और इस वाले पॉइंट को तो जरूरी याद रखना। अब क्या आता है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर साफ सीधी सी बात है भाई, आपका लॉन्ग टर्म का कोई भी एक्सपेंडिचर हमारा हुआ,
तो वो किस में जाएगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने बिल्डिंग को अपने बनवा लिया, इंक्लूडिंग सब्सिक्वेंट कॉस्ट दैट एक्सटेंडेड द यूजफुल लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग। फिर हमारा क्या आता है, कंप्यूटर इक्विपमेंट आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट आएगा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स आएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दैट इज एग्रीगेटेड एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट सच एज ग्रुप्स ऑफ डेस्क। ठीक है, वो चीज़ एक ही चीज़ हो जाती है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स आ गए हमारे। फिर क्या आएगा, लैंड आ गई, लैंड खरीद ली भाई आपने, मशीनरी को खरीद लिया, सॉफ्टवेयर को खरीद लिया, व्हीकल्स को खरीद लिया। ठीक है, कोई भी हमारी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग फॉर अ लॉन्ग टर्म, मतलब कि हम 1 साल से ऊपर उसको खर्च अगर करते हैं, तो वो हमारा किस में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से एग्जांपल्स में आता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और यही दोनों चीज़ों में से तो कुछ भी पूछेगा ना अगर आपसे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछता, ये नहीं पूछेगा कौन सी चीज़ में से लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, भाई बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इनमें से कुछ भी चीज़ आपसे उठा के पूछेगा कि अब ये मुझे आप बात बताओ कि इनमें से लॉन्ग टर्म क्या है और शॉर्ट टर्म क्या है, क्योंकि यही चीज़ ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं। अब देखो बेसिक इनका डिफरेंस क्या होता है, कि हमारा जो पर्पस जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या है, इट इज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसको हमेशा किसके लिए इनकर्ड किया जाता है, फिक्स पर्पस, मतलब फिक्स पर एसेट्स को, उनको एक्वायर करने के लिए, उनको खरीदने के लिए, या फिर उनको अपने यहाँ पे रखने के लिए। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा क्यों होता है, इट इज इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, उनकी मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए। अर्निंग कैपेसिटी, इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी क्या करती है हमारी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है। फिर ये क्या था, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इंटैक्ट। देखो आपने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, आपने कोई मशीन खरीदी, ये एक दिन में 2000 मान लो कि आपकी यूनिट्स किसी भी चीज़ का प्रोड्यूस करती है, और आपने इस मशीन के ऊपर सैलरी के ऊपर 2 लोगों को रखा। ठीक है, अब मुझे आप बात बताओ, आपने मशीन किस लिए खरीदी है, अर्निंग को कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ना, कि आपके यहाँ से 2000 यूनिट्स बढ़ेंगे, और जो इसको एम्प्लॉय जो है जो करने के लिए हैं, वो किस लिए हैं, टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, कि मतलब वो इसको चलाते रहेंगे, है ना, चलाने के लिए आपने सैलरी पे रखा उस लोगों को। तो इस तरीके से इनका डिफरेंस होता है। इट्स बेनिफिट्स आर स्प्रेड ओवर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये मतलब आने वाले सालों तक इसका बेनिफिट रहता है। इट्स बेनिफिट एक्रू ओनली इन वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, प्लेसमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि हमारी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ये ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिसको आजकल हम लोग अपना इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, उसके अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, अकरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर, इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर और इट इज रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर का मतलब है कि ये बार बार होती है, और नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब है कि ये कभी कभार ही होती है, ये बार बार नहीं होगी। ठीक है, अब भाई लैंड तो फैक्ट्री के लिए एक बार खरीदोगे ना, ऐसा थोड़ी हर साल यहाँ पे लैंड खरीदी इस बार, इस साल हमने हरियाणा में फैक्ट्री लगा ली, अगले साल नोएडा में लगा ली, फिर गाजियाबाद में लगा ली, हाँ, फिर अलवर में लगा ली, फिर जयपुर में लगा ली, हाँ, फिर गए तो पटना में लगा ली, फिर गोरखपुर में। ऐसे करते हैं क्या भाई, एक बार अगर गुड़गांव में फैक्ट्री आपने लगा ली तो ये लग गई, फिर ये ओवर द ईयर, मतलब कि आने वाले 100 200 500 सालों तक चलती ही रहेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलती नहीं क्या, 500 सालों तक चलती है कंपनी से, आप देखना कभी कभार। जैसे कि मैंने तो यहाँ पे देखी है, कहाँ पे मेरठ से जब आओ तो एक पड़ती है, मोदी नगर पड़ता है, तो वहाँ पे मोदी करके मील है, तो वो कुछ 18 कुछ में बनी हुई है। ठीक है, तो 300 साल तो उसको होने वाले लगभग। तो देखो इस तरीके से चलती है भाई, 400 500 साल तक भी चलती है फैक्ट्रीज, क्यों नहीं चलती। फिर हमारा आता है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमारा आता है, अच्छा टॉपिक है, समझ में बच्चों को कम ही आता है। ठीक है, तो बच्चों का कंसर्न में आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उनको पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट में से कौन सी चीज किसकी होती है ये समझ में नहीं आता, मतलब ये वाली चीज समझ में नहीं आती, डेफिनेशन तो सभी को समझ में आ जाती है। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट्स व्हिच आर नॉट ऑब्टेन्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो उद्यम के सामान्य व्यवसायिक गतिविधियों के दौरान प्राप्त नहीं की जाती है। मतलब कि यह आपका, जैसे कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आप उसके नॉर्मली खर्चा नहीं करते ना, उसका कभी कभार जैसे खर्चा हो गया, मतलब कि नॉन रिकरिंग नेचर का, सेम टू सेम कैपिटल रिसिप्ट्स भी हमारी इसी तरीके की होती हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट लिखा हुआ है, बैलेंस शीट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी ना, सारी की सारी किस में जाएंगी, बैलेंस शीट में शो होंगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि ये सारी की सारी हमारी बैलेंस शीट में शो होंगी।
फिर इसका देखो एग्जांपल किस किस से आता है, जैसे इश्यू ऑफ शेयर से आ गया, ठीक है, द इश्यू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज डिवेंचर्स आ गया, लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक फॉर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन की बात करता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया, इंश्योरेंस क्लेम्स हो गया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर हो गया, ठीक है। तो ये सारी हमारे क्या है, कैपिटल रिसिट्स हैं। ये कभी कभार ही होती है, इश्यू ऑफ शेयर्स बार बार नहीं होता। अगर आप लोग शेयर्स के बारे में जानते हो, इश्यू ऑफ शेयर्स जिंदगी में एक बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 बार करता होगा या 3 बार करता होगा, उससे ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि भाई बहुत खर्चा होता है ना इश्यू ऑफ शेयर में। इश्यू और शेयर्स में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, आपको पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, वो आपको परमिशन देगा, आपको अपने अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, आपको अपनी बुक्स दिखानी पड़ती हैं पूरे पूरे, जैसे उसको कहते हैं ना रेड प्रोस्पेक्टस अपने जारी करना पड़ता है, ठीक है, फिर आपको कोई भी अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हायर करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी होती है हमारी सारी की सारी कैसे होती हैं, ये हमारी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मतलब कभी कभार ही होती हैं, ये बार बार नहीं होती। फिर हमारे क्या आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर द रिसिप्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। हमारा बिजनेस है किसी भी चीज़ का, मानो कि हमारा बिजनेस है फ़ोन का बेचने का, ठीक है, फ़ोन सेल हम मतलब होलसेलर से ख़रीदते हैं, बाद में उसको सॉरी होलसेलर से परचेज करते हैं और बाद में उसको सेल कर देते हैं, किसको, अपने नीचे दुकान वालों लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा बिजनेस है। अब देखो हमने यहाँ से खरीदा और आगे ला के बेच दिया, तो ये हमारा क्या है, ये डे टू डे का है भाई। हम तो चाहेंगे ना कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जो फ़ोन है वो बिक्री हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारे नॉर्मल डेज में भी चलता रहता है, मतलब कि ये आगे भी चलता रहता है, ठीक है। और इसको हम लोग कभी भी, ये कभी एक तरीके का हो गया, मतलब कि ज़िंदगी में एक बार होगा ऐसा नहीं होता, ये हमेशा रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब कि ये बार बार होगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। फिर हमारा क्या आता है कि दे इंक्लूड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है, फी रिसीव फ्रॉम द बिजनेस और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिसिट्स, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखो राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान प्राप्त की जाती हैं। इनमें माल की बिक्री से प्राप्त आय, व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क प्राप्तियां शामिल हैं, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में मतलब इसको रिकॉर्ड कहाँ पे किया जाता है, हमारे इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कई बार अपने ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट से नाम से जानते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हमारे रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया, जो हमारे गुड्स हैं, ठीक है। सर्विसेज रेंडर्ड, कोई आपने सर्विस दी, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स ऑफ और सप्लायर्स, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल स्क्रैप वगैरह कोई भी आपने बेच दिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया किसी भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से, रिसिप्ट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो गया, ठीक है, रेंट रिसीव्ड हो गया या फिर रेंट पेड वगैरह हो गया। तो ये सारे हमारे सॉरी रेंट पेड तो नहीं आए क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, ये इजी सी क्लास थी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये हमारी अकाउंटिंग की सेकंड लास्ट क्लास है, ठीक है। कल हम लोग अपने बैलेंस शीट जो कि शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनीज एक्ट कौन सी 2013 में जो भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो उसके हिसाब से पूछे गए, कल वो पढ़ेंगे। और फिर उसके अंदर हमारी अकाउंटिंग खत्म, फिर उसके अंदर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अपना ऑडिटिंग पहले स्टार्ट करेंगे और फिर उसके अंदर इनकम टैक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, इसके अंदर क्वेश्चन बड़ा है, आपको कैसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कैसे बताओ कमेंट में, फिर नीचे ए ट्रू या फिर फॉल्स जो भी उसका आंसर है, ठीक है, बी ट्रू या फिर फॉल्स, सी ट्रू या फिर फॉल्स, जो भी कुछ है इस तरीके से बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये है आपका दिमाग खोलने के लिए। हाँ, आज जो पढ़ा है ये उसी का क्वेश्चन है आपके दिमाग खोलने के लिए। ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ ये सारे क्वेश्चन हमेशा दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है, स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Legal expenses incurred in an action for infringement of its trademark, its capital expenditure। क्या हम कोई भी अपने जो अपने ट्रेडमार्क के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई जिसमें हमको क्या कानूनी खर्च मतलब कि लीगल एक्सपेंस करना पड़ा, क्या ये हमारा एक पूंजीगत व्यय है, क्या ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको नीचे मुझे बताना है। एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ रीजनेबली लार्ज इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि रीजनेबली बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि बहुत बड़ा हमने उसके ऊपर क्या किया, खर्चा किया है, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। हाँ, कोई भी व्यय जो काफ़ी बड़ा है, पूंजीगत व्यय है क्या। हाँ, आपको मुझे बताना है आंसर। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू कीप द मशीन इन वर्किंग कंडीशन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या हमारा कोई भी एक्सपेंस जो हुआ है किसमें, मशीन को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपको इसमें मुझे ट्रू एंड फॉल्स बताना है,
ठीक है। हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक नया उत्पाद पेश करते समय विज्ञापन पर किया गया भारी व्यय पूंजीगत व्यय है क्या, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स ये हमारे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको क्या करना है, इसमें से अपने कॉक्स निकालना है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स निकालना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखा है, कैरेज ऑन परचेजेस दे रखा है और वेजेस दे रखा है। यार इतना ईजी सा क्वेश्चन है। हाँ, फॉर्मूला बताऊंगा नहीं, फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर हमारा क्या आता है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भाई, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ बिजनेस एंड ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। तो कॉक्स तो निकली जाएगा ना जब जीपी या फिर जीएल निकालोगे तो। ठीक है, सेल्स हमको दे रखी हैं, परचेसेस हमको दे रखी है, ऑक्ट्राइड ड्यूटी दे रखी है, कैरेज ऑन परचेसेस दे रखा है, परचेस रिटर्न्स दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ कॉक्स निकालना है। ठीक है, तीनों मुझे लिख के बताना है, इसमें मैंने आपको ऑप्शंस नीचे नहीं दिए, आज ऑप्शंस वाला क्वेश्चन नहीं। पिछले साल क्वेश्चन में कॉक्स आया था, इस साल जीपी या जीएल आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तैयार रहना है। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करवाए हैं, ठीक है, भले वो बीआरएस हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या फिर हमारी इनकम रिसिप्ट है, कुछ भी है। ठीक है, आपको सारी सारी चीज़ समझ में आई होंगी। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे नया वाला, और इनकम स्टेटमेंट जो है नई वाली वो भी पढ़ेंगे, और पी&एल अकाउंट जो है हमारा वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब सिलेबस में है तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और इसी के साथ में हमारा अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर एनपीओ भी आएगा, तो बेटा देखो एनपीओ आएगा। ठीक है, उसमें क्या आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछेगा और आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ईजी रहता है, इसमें हमारी इनकम को लिख देते हैं और इस साइड में हमारी एक्सपेंडिचर्स को लिख देते हैं। तो कल मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वो चीज़ घबराना नहीं कि क्या क्या होगा उसमें। तो बाकी हमारे चैनल पर जो बच्चे भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आती हैं तो दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं। बता सकते हैं कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री बैच, ठीक है, बिल्कुल फ्री बैच दे रहा है जिसमें आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा, और आपको पूरी पूरी अकाउंटिंग, ठीक है, इनकम टैक्स और ऑडिटिंग को पढ़ाएंगे, और आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी करवाते हैं। तो क्वेश्चंस की जो लाइव क्लास होती है वो कब होती है हमारी, मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे एंड संडे को। ठीक है, संडे को हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, मंडे वेनेसडे फ्राइडे को हम लोग अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल के साथ में कनेक्ट हो जाना है और सिलेक्शन के लिए तेज़ी से पढ़ाई करनी है। ठीक है, पढ़ाई जरूर करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी किसी भी उसमें। चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं अपनी अगली वाली वीडियो के साथ, वो सुबह के टाइम पे ही आएगी। ठीक है, सुबह 11 बजे के टाइम पे, वो सुबह के टाइम पे आएगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।